आपके साथ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात दतिया उपचुनाव में चल रही धमकी और चेतावनी वाली सियासत की करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के बाद जीतू पटवारी ने मंच से जिला प्रशासन समेत एसपी और टीआई को धमकी दे डाली। बीजेपी ने जीतू के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल जिस पर हम मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। दतिया उपचुनाव में सियासी प्रचार प्रसार अब धमकी और चेतावनी तक पहुंच गया। पहले बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसपी को धमकी दी थी और अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंच से प्रशासन को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि सुन लो एसपी टीआई, मेरा नाम जीतू पटवारी है, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई या कोई भी व्यवस्था बनी तो ध्यान रखना, सरकार तो आती जाती रहेगी, आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा। चुनाव बाद में करवाएंगे, हिसाब किताब पहले होगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना। प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। दतिया में धमकी वाली सियासत। नरोत्तम के बाद जीतू ने दी धमकी। जीतू ने एसपी टीआई को धमकाया, जिंदगी खराब करने की दी चेतावनी। मंत्री विश्वास सारंग ने एफआईआर की मांग। दतिया चुनाव, धमकी, चेतावनी। दतिया में 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। इससे पहले 28 को चुनावी प्रचार भी थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों के दिग्गज ने मोर्चा संभाल लिया है। जनता के बीच में माहौल बनाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। जीतू पटवारी ने प्रशासन को खुली धमकी दी। अब जीतू की इस धमकी पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह की धमकी दी जा रही है। इस धमकी पर जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये चमकाने की राजनीति, ये दबाव बनाने की राजनीति, ये सामंतवादी मानसिकता, ये लोकतंत्र में कहीं भी परमिसिबल नहीं है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है और उन पर यह केस दर्ज होना चाहिए। चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान में ले, क्योंकि इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को चमकाना जो निष्पक्षता के साथ चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर दबाव बनाना, एसपी कलेक्टर पर दबाव बनाना, ये आपत्तिजनक तो है ही, पर उसके साथ साथ शर्मनाक भी है। और ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक भी है। चुनावी प्रचार प्रसार का आखिरी दौर चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सभी दाव पेच आजमाए जा रहे हैं। ऐसे में जीत किसकी होगी, किसे दतिया की कमान मिलेगी, ये जनता जनार्दन ही तय करेगी। लेकिन अधिकारियों को मिल रही धमकी ने प्रदेश के सियासी माहौल को गर्मा दिया है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, जीतू पटवारी के इस बयान के बाद अब सियासी पारा हाई हो चुका है और उसको लेकर तर्क वितर्क भी किए जा रहे हैं कि आखिर अधिकारियों को क्यों धमका रहे हैं जीतू पटवारी। क्या चुनाव में पहले ही हार मान लिए? तमाम तरह के सवाल है, तमाम तरह के आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कल्पेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। जितेंद्र जी, पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी, आपसे ही जानना चाहूंगी क्यों जीतू पटवारी ने ऐसा कहा खुले मंच से, अधिकारियों को क्यों चेतावनी दी? क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं दतिया उपचुनाव को लेकर सियासत हाई है, दोनों पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार अधिकारियों को इस तरह से चेतावनी देनी, धमकी देनी, ये क्यों जरूरी लगा? कि मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। निश्चित तौर पर आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया था कि दोनों दलों की ओर से धमकी दी जा रही है। मैं उस पर भी आऊंगी, उसके लिए कल्पेश जी है मेरे पास, मैं उनसे चर्चा करूंगी इस पर, लेकिन जीतू पटवारी जी ने ऐसा क्यों कहा उस पर तो पहले आप दीजिए जवाब। बताऊं आपको पूरी जी। 2 तरह की धमकी हुई है दतिया के चुनाव में, आपने देखा होगा। एक तो वो हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कार्रवाई करने पर पुलिस को धमकी दी गई
कि मैं सब याद रखता हूं। हाँ। अगर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, बल्कि मेरे व्यक्तिगत कार्यकर्ता, पार्टी तो गई तेल ले रहे हैं उनकी, मेरे व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं पर अगर कार्रवाई करने की जरूरत की तो एसपी और कलेक्टर दोनों लोग सुन लेना, खास तौर से एसपी साहब। एक धमकी ये आई दतिया में, दूसरी धमकी जीतू पटवारी ने दी कि अगर निष्पक्षता के चुनाव नहीं हुआ तो आप देख लेना, हम आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों धमकियां आज दतिया में विचार कर रही हैं, विचार का विषय बनी हुई। निश्चित तौर पर जब सरकार के नुमाइंदे नियम कायदे से हट करके आचार संहिता के बाहर जाकर के काम करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स सरकारी आदमियों की मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर वो धमकी देना बनता है। इसके पीछे कारण यह है कि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे, और बनी है, ये दिखती रहे, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है। जितेंद्र जी, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि जीतू पटवारी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अधिकारी कर्मचारी ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो खुले मंच से। निश्चित तौर पर क्यों दे रहे हैं? क्या किसी अधिकारी से उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है या जमीन का झगड़ा है? यह धमकी के पीछे सिर्फ यह है कि चुनाव निष्पक्षता के साथ होने चाहिए। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार आपको कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया है, वो नियुक्त कर्तव्य का पालन होना चाहिए। ये तो आपके तर्क है, ठीक है जितेंद्र जी, सुना मैंने कि आपके तर्क है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जब भी चुनाव होता है उससे पहले इस तरह की बातें करती है। हो सकता है कि आप चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उससे सहमत ना हो, हम अग्री करते हैं कि हो सकता है। कई बार मिलीभगत के भी कई सारे आरोप आपने जताए हैं, उसको भी हमने दिखाया है, जनता को भी दिखाया है, आपके आरोपों को भी दिखाया है, तमाम चीजों को, और हमने कभी उसमें तर्क वितर्क नहीं किया। लेकिन अधिकारियों को इस तरह की खुले मंच से धमकी देना ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि देखिए अधिकारियों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। प्रशासन को कानून में हाथ में लेना चाहते हैं क्या आप? ठीक है, कल्पेश जी आपके पास आपका रुख करते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, मैंने आपको दिया मौका, मैं आपके पास आऊंगी एक बार फिर से। कल्पेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये पहली बार नहीं, जीतू पटवारी ने इस बार बयान दिया है, वो बिल्कुल चर्चा का विषय है और उस पर कई सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मुझे लगता है वो गलत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस तरह का बयान देना, किसी को धमकाना खुले मंच से, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप चुनाव कर सकते हैं, दो दलीय राजनीति है मध्य प्रदेश में, आप एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से अधिकारियों को धमकाना बेहद गलत है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा भी इस तरह का बयान दे चुके हैं, उनका बयान भी हाईलाइट रहा था। क्यों बार बार इस तरह से अधिकारियों को बयान दिए जाते हैं खुले मंच से? देखिए सृष्टि जी, एक बात है, जितेंद्र जी ने जैसे दोनों बयानों की तुलना कर दी। दतिया में जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की जगह आशुतोष शर्मा जी को टिकट मिला, आशुतोष तिवारी जी को टिकट मिला, तब जो वहां पर घटनाक्रम हुआ उसके एवज में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं के पक्ष में ये बात कही, तो कारण समझ में आता है कि वहां एक घटनाक्रम घटा था, तो नेता ने प्रतिक्रिया दी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जब दतिया में सब कुछ ठीक चल रहा है, बिना इस बात के कि वहां कांग्रेस ने क्या काम किया है, कोई जहां वो भाषण दे रहे हैं बताते कि भाई हमने ये काम किया, ये किया, वहां कोई कारण ही नहीं है। आप अकारण ही वहां के सारे अधिकारियों को आप लपेट रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि यही हिसाब हो जाएगा। ये हताशा और निराशा झलक रही है कि दतिया में जिस तरह से भाजपा का पूरा कुनबा एक होकर चुनाव लड़ रहा है, अब जब सारे मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस में प्रत्याशी और जीतू पटवारी के अलावा वहां कोई नेता नहीं दिख रहा है। मेरे मित्र जितेंद्र जी से मैं कहना चाहता हूं कि कोई कारण होता, कोई घटना घटी होती, उनके किसी कार्यकर्ता के साथ भेदभाव हुआ होता, कहीं पुलिस ने उनके साथ अत्याचार किया होता या पक्षपात हुआ होता, तो उसके लिए चुनाव आयोग है, वहां पे आदर्श आचार संहिता लगी है, पूरी प्रक्रिया है। आखिर ऐसी अभी कौन सी घटनाक्रम घट गई? क्या वहां हिंसा भड़काना चाहते हैं? क्या वहां दंगे कराना चाहते हैं? क्या वहां लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं? आखिर मंशा क्या है? और आप चुनाव में है तो आप बताइए ना कि 3 साल से आपका विधायक है, आपके विधायक ने वहां क्या किया है और किन कारणों से चुनाव हो रहा है। तो उस मुद्दे पे तो नहीं जा रहे हैं आप बोल रहे हैं मैं यही हिसाब कर दूंगा। अरे तो भाई ये डेमोक्रेसी है, कानून है, पुलिस का काम भी आप कर दोगे, संविधान का काम भी आप कर दोगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी काम कर दोगे, तो फिर सब प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है? ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है और हमने कई बार देखा है कि जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो कई बार खुले मंच से इस तरह की चुनौती देते हैं, इस तरह के रिएक्शंस देते हैं, जो कि बेहद निंदनीय है। क्योंकि देखिए हम एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन साथ में करेंगे। विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर सरकार और प्रशासन अलग हो जाएंगे और यहीं पर इस तरह के तर्क वितर्क होने लगेंगे तो साफ तौर पर जनता को इसका लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। रमेश जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बयान आप दोनों के ही सुन चुके हैं, आप समझते हैं राजनीति को, क्या ऐसी जरूरत लग रही है कि बार बार जो नेता हैं वो अधिकारियों को, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको टारगेट कर रहे हैं, कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं?
रूप से आपकी बात सही है। और ये जो दोनों वक्तव्य आए हैं नरोत्तम मिश्रा जी का और जीतू पटवारी जी का, ये वाकई एक आदर्श चुनाव संहिता के अनुरूप नहीं। आप अगर देखेंगे तो जिस वक्त टिकट के समय नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट अगर नहीं मिला तो उसकी जो प्रतिक्रिया हुई है कहीं ना कहीं उसमें कानून व्यवस्था उसमें बाधा आ रही थी। और अगर एसपी ने कुछ कार्रवाई की भी होगी कुछ कार्यकर्ताओं के विरुद्ध तो वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की होगी। भाई सड़क पर अगर उपद्रव होगा तो फिर पुलिस उसमें एक्शन लेगी ही। साफ तौर तो पर मैं समझता हूँ अगर ऐसा लिया है और तो उस पर नरोत्तम मिश्रा जी की प्रतिक्रिया वाकई आश्चर्यजनक है। इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतनी बार विधायक रहे, मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे, उनको अनुमान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था करना पुलिस का काम है। अब दूसरा उससे 4 कदम आगे चल करके जीतू पटवारी जी की है। उन्होंने तो सीधी सीधी वाकई ये कहा है कि जिंदगी बिगाड़ दूंगा। आप मुझे बताइए कि चुनाव तो बाद में होता रहेगा। ये कहीं ना कहीं और ज्यादा मैं समझता हूँ उनसे 4 कदम आगे की प्रतिक्रिया है। राजनेताओं को अगर आप ऐसी प्रतिक्रियाएं देंगे उससे कहीं ना कहीं अराजकता जैसी स्थिति बनेगी, लोग कानून अपने हाथ में लेंगे। मैं समझता हूँ वो फिर कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में कि राजनेताओं को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि लोग उनका अनुसरण करें। तो क्योंकि अब क्या ये आचरण अनुकरणीय है, अनुसरण करने लायक है, जीतू पटवारी जी का हो, नरोत्तम मिश्रा जी का हो। एक समय हुआ करता है राजनीति में दोनों सारे राजनीतिक दल अपनी बात करते थे कि हमें चुनिए और हमें चुनेंगे तो आप ऐसा करेंगे। चुनाव प्रक्रिया अगर आप इस समय देखेंगे तो चुनाव प्रक्रिया लगभग अब पारदर्शी है। अब आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया होगी जब मतदान होगा मोटे तौर पर जितने प्रत्याशी हैं सबके प्रतिनिधि होंगे और सबके सामने वो मशीन सील होगी। वहां पे अब एआई की मदद के कैमरे लगे हुए हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है। मान करके चलिए कि अब किसी वोटर को धमका करके वोट डलवाने का वो जमाना चला गया। हर चीज कैमरे के सामने होती है। तो मोटे तौर पर मैं समझता हूँ इस चुनाव की प्रक्रिया में उस पर अपन को भरोसा करना चाहिए। बल्कि जो वरिष्ठ नेता है चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हो या जीतू पटवारी जी हो, कोई निचले स्तर का कार्यकर्ता अगर कहे तो उसको उनको अनुशासन में और संयम के साथ रहने की सीख बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसकी बिल्कुल रमेश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो वरिष्ठ नेता है अगर वो अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो कार्यकर्ताओं से आप उम्मीद कैसे करेंगे? फिर तो वो इस तरह से उपद्रव मचाते रहेंगे। और ये तो कहीं ना ये लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप लोग इस तरह की अराजकता फैलाएंगे, दतिया उपचुनाव है, कोई भी चुनाव हो मैं कहती हूँ, वहां पर आप जाइए प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन इस तरह की अगर आप वार्निंग दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन आप लोग की मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, पहले सवाल जवाब आपसे होंगे, ये किस तरह का बयान है जितेंद्र जी? देखिए रमेश जी ने बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया है, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में शब्दों का ध्यान रखना चाहिए और खासतौर से जब आचार संहिता चल रही है। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने अभी एक बात कही कि वो तो कार्यकर्ताओं के पक्ष में बयान दिया, बात समझ में आती, जीतू पटवारी की बात समझ में नहीं आती। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप चलेगा क्या? नहीं, मुझे और रमेश जी को तो फिलहाल दोनों ही बातें समझ में नहीं आ रही हैं, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। जितेंद्र जी उसको समझिए, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं लेकिन दोनों ही बयान गलत है। ठीक है, रखिए अपनी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता से काम करे, चुनाव आयोग के अधिकारी अगर निष्पक्षता से काम करे तो ऐसे बयानों की जरूरत क्यों पड़ेगी? आपने देखा किस तरीके से चंडीगढ़ में चुनाव आयोग वोट कैंसिल कर रहा था, दिखा था आपने टीवी पे, चैनल में आपके। अरे सर, ये वही बात है, जब कांग्रेस जीतती है तो फिर अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं है, तो हम तो फिर यही माने, फिर तो जनता यही माने कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। ये भी तो समझिए ना। आपको अभी एक में आप अरे सर बोलने लगी, अभी तो मैं मध्य प्रदेश और भोपाल आया ही नहीं। हाँ, नहीं बोलिए, आप अपनी बात जारी रखिए। ठीक है। तरीके से जिला पंचायत में वोटिंग हुआ था, आपने देखा था, मंत्री वोट को खींच के ले जा रहा था, बैलेट लूट के चुनाव कराए अंदर। आपकी सरकारों ने बैलेट लूट के चुनाव कराए। हमने तो बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता से चुनाव आयोग से कहा था कि इस तरह के वोटर को मंत्री नहीं ले जा सकता, लेकिन हुआ क्या? किया चुनाव आयोग ने? नरोत्तम मिश्रा पेड न्यूज के मामले में दोषी पाए गए, उनको 1 महीने का समय दिया गया फर्दर अगली अदालत में जाने का। राजेंद्र भारती को 10:30 बजे खुल के और ऑफिस और आयोग किया जाएगा। ये न्याय है? ये चुनौती न्याय को नहीं दे रहे वो लोग बैठ के, कानून हाथ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे?
ये है कहने का मतलब। देखिए, आपकी मीनाक्षी लड़ाई नटराजन की चुनाव बात आयोग कर से हो लीजिए। सकती है। जितेंद्र जी, मेरी बात को समझने का प्रयास नटराजन से कीजिए। बात कर लीजिए। हाँ, आपकी लड़ाई चुनाव आयोग से हो नटराजन सकती के है, आप केस उसको में लेकर क्या संतुष्ट हुआ नहीं हो आपने सकते हैं। देखा? बोलिए। मीनाक्षी नटराजन ने जिस तरह से फॉर्म भरा था, उसमें आपने देखा हो किस तरीके से नामांकन निरस्त करने का काम किया चुनाव आयोग ने। हम चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ भी ना बोले। अगर चुनाव आयोग ने दतिया में किसी तरह की गलती करने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर उसको हम याद दिलाएंगे कि चुनाव कैसे होता है। ठीक है, अब अगर कांग्रेस जीत गई तो तब याद दिलाएंगे, और अगर बिल्कुल, अगर उसने उसके बाद भी गलती की होगी हाँ तो भी उनको याद नहीं, दिलाया जाएगा कि चुनाव अगर कांग्रेस जीत गई तब तो आपको गलती नजर ही नहीं आएगी। बात तो वो हो गई ना जितेंद्र जी। भाई देखिए, मेरा ये कहना है, बीजेपुर में हम चुनाव जीते कि नहीं जीते, लेकिन हमने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए कि चुनाव आयोग के सामने गोली चली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव हम जीते, लेकिन हमने चुनाव आयोग पे फिर भी आरोप लगाए। हमने जांच की मांग की कि जिस तरीके से चुनाव के पीठासीन अधिकारी के सामने गोलीबारी हुई, जांच होना चाहिए। हम दतिया चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन इससे हमारे आरोप खत्म नहीं होते। आपके आरोप हो सकते हैं, आपके विवाद हो सकते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते चुनाव आयोग की प्रक्रिया से। वो सारे फैक्टर्स मैंने कंसिडर कर लिए। जितेंद्र जी, मेरी बात को भी समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपके वो सारे फैक्टर्स को समझ रही हूं और उसको मैं कंसिडर भी कर रही हूं कि हो सकता है निष्पक्षता को लेकर आपके तमाम आरोप हो, सवाल हो। लेकिन सवाल यह है कि अधिकारियों को खुले मंच से इस तरह की धमकी देना वो कितना सही है। वो जो शब्दों का चयन होता है ना जितेंद्र जी, कई बार वो ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो शब्दों का चयन, और जब दिग्गज नेता इस तरह के शब्दों के चयन करते हैं ना, तो वो सवाल के घेरे में वैसे भी आ जाते हैं। और इस तरह से अगर धमकी दे रहे हैं, दिग्गज नेता वहां पर दे रहे हैं, जनता के मन में सोचिए कि अगर कांग्रेस, जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, अगर यहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, जनता के मन में क्या आएगा? क्या जनता भरोसा करना चाहेगी? उसके बाद अगर आप हार जाएंगे तो आप ईवीएम पर दोष मर देंगे। ये इन सब चीजों को समझिए थोड़ा, क्योंकि शब्दों का चयन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। समझ गया मैं आपकी बात को। मैं सांप हूं, मैं आग हूं, मैं सब याद रखता हूं, मैं एक एक से बदला ले लूंगा। ये नरोत्तम मिश्रा जी के शब्द थे कि नहीं थे, आपने देखा? मैं बता रही हूं कि वो भी गलत है। मैं जितेंद्र जी को जवाब देना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं जवाब देना चाहता हूं कि हम दतिया के उपचुनाव की बात कर रहे हैं और आप जिस नरोत्तम मिश्रा जी के जिस भाषण और बयान की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि वहां एक घटनाक्रम घटा और उसके एवज में उन्होंने प्रतिक्रिया दी, लेकिन भाजपा के संगठन के किसी नेता ने उनके इस बयान सहमति नहीं जताई। ये तो यहां स्टूडियो में धमका रहे हैं, इनके नेता वहां दतिया में धमका रहे हैं। ये कौन सी राजनीति करने? धमका के चुनाव जीतोगे भाई क्या? गुंडागिर्दी से चुनाव जीतोगे क्या? और दूसरी बात, ये दोनों चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि वहां कौन सा कारण है, धमकी देने की नौबत क्यों आई है? तो कारण भी तो बताइए मीडिया के मित्रों को कि भाई ये बात हो रही है इसलिए हमने धमकी दी है। वहां कोई वजह ही नहीं है, आप बेवजह इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब आप चुनाव में हिंसा कराना चाहते हैं, आप वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप नैतिक रूप से वहां हार गए हैं, आपके पास बताने के लिए कोई बात नहीं। और अभी आप कह रहे हैं भाई राजेंद्र भारती जी के मामले में निर्णय न्यायालय ने किया है, निर्णय न्यायालय ने किया है। नरोत्तम जी पर जो आरोप लगा रहे हैं उनमें भी निर्णय न्यायालय ने किया था, तो न्यायालय के निर्णय का सम्मान करिए। आपका एक व्यक्ति 420 के मामले में, आपका एक व्यक्ति 420 के मामले में 10 से 11 साल तक एक फेक एफडी का इंटरेस्ट लेता रहा, आप उसके कदाचरण को छुपा रहे हैं। दतिया में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, आप चुनाव में उपलब्धियों पर जाइए ना। मैं फिर से पूछता हूं, आप कारण बताइए ना। जीतू पटवारी का कारण बताते ना, आप यहाँ वहां घुमा रहे हैं, आप बताइए वहां कौन सा कारण है जो इतनी बड़ी धमकी भरी बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर रहा है, आप यहाँ स्टूडियो में धमका रहे हैं। वहां आपके नेता, मतलब आप उसको जस्टिफाई करने को जो किया है वो ठीक किया है, वो करेंगे। मतलब ये लोकतंत्र में क्या इन बातों को स्थान दिया जा सकता है क्या? ठीक है, देखिए दोनों ही तरफ, चाहे नरोत्तम मिश्रा का बयान हो चाहे जीतू पटवारी का बयान हो, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया और अभी एक बार फिर से करना चाहूंगी कि मैं और रमेश जी उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी की ओर से दिया हो चाहे जीतू पटवारी जी की ओर से दिया हो, क्योंकि दोनों ही बयान अगर आप इस तरह से खुले मंच से धमकाते हैं तो साफ तौर पर यह अराजकता है, ये गुंडागर्दी है, ये नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जनता इससे कैसे भरोसा करे? चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो चाहे जीतू पटवारी हो, आप प्रचार प्रसार कीजिए, आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए, आपको हो सकता है दूसरे दल से तमाम जो आरोप हो प्रत्यारोप हो आप वो लगाइए, लेकिन शब्दों का तो ध्यान रखिए। सवाल वो है, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। वही कहना है कि हमने ये बात की है कि चुनाव अगर निष्पक्ष नहीं हुए, देखिए हमारी शब्दावली को समझिए आप। हाँ। हमने ये नहीं कहा कि आप हमारी तरफ झुक जाइए, हमने उनको चेतावनी दी है
कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो उसको भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब चुनावी फिर दल कह की रहे हैं निष्पक्षता कि कैसी अगर होती है वो चुनाव कैसे निष्पक्ष समझे? होंगे तो हम अधिकारियों का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर जैसा चंडीगढ़ में आपने देखा, चंडीगढ़ में हमने चेतावनी नहीं दी थी, परिणाम आपके सामने आया। मीनाक्षी नटराजन के केस में चेतावनी नहीं दी थी, परिणाम आपने देखा। जिला पंचायत के चुनाव लोकतंत्र में चेतावनी देने का ये कौन सा तरीका है भाई? न्यायालय है, न्यायपालिका है, आप उसके पास जाएंगे। और अभी तो आचार संहिता लागू है। गुंडागर्दी करके चुनाव मैं हिसाब कर दूंगा। आप क्या है तो आप हिसाब कर देंगे। आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, न्यायाधीश हैं, आप क्या है जो आप बात कर रहे हैं? मैं हिसाब कर दूंगा। ये गुंडागर्दी वाला जो लहजा है कि मैं हिसाब कर दूंगा। आपको गुंडागर्दी करने की, सड़क जाम करने की, चक्का जाम करने की, क्या बात कर रहे हैं? एम्बुलेंस को रोकने की इजाजत किसने दी? मुझे बताइए, किसने दी आपको अरे चक्का जाम करने ये की तमाम इजाजत? मिक्सअप मत कीजिए। देखिए फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आप लोग जिस तरह से, क्योंकि देखिए चुनाव की प्रक्रिया जो है, आचार संहिता फिलहाल लागू है, चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया चालू है, उन तमाम चीजों के बीच में, क्योंकि देखिए जितेंद्र जी, अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे ना, और उसके बाद फिर ये लगेगा जनता के मन में यह आएगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पहली हार स्वीकार कर चुकी है। इस तरह का जो परसेप्शन है, बात नहीं है, पूरी कांग्रेस हताशा में डूबी। जीतू पटवारी जी ने वहां कोई उपलब्धि बता, और अभी जितेंद्र जी आपके पास तो प्लस पॉइंट सरकार की कोई कमी है, बता आपके पा रहे हैं। प्रत्याशी 2 बार के विधायक रह चुके हैं, ये भी समझिए जितेंद्र बात जी। सुनिए, हाँ हाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। बोलिए। दतिया में किस तरीके से अराजकता फैली, सड़कों पर टायर जलाए गए, कांच फोड़े गए, एम्बुलेंस को रात भर रोके रखा गया। अगर ये नैतिकता की श्रेणी में आता हो, नहीं आता है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई नहीं यहाँ होता है। पर तो पुलिस ने कायमी की है, उन पर तो पुलिस ने उसका कायमी की समर्थन है। नहीं कर रहे हैं जितेंद्र जी, यहाँ पर उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत था, ये भी गलत है। बात ये है कि देखिए निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव लड़ना है वो अलग अलग, अगर राजनीतिक दल आके बोल रहे हैं निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, उनकी निष्पक्षता की सोच जारी कैसे समझे जनता? और इससे तो एक परसेप्शन यही बिल्ट हो जाएगा ना कि चुनाव पहले ही हार चुकी है कांग्रेस। मैंने आपको 4 उदाहरण दिए कि नहीं दिए? आपने देखा किस तरीके से जिला पंचायत के वोटर को मंत्री गुंडागर्दी, अरे तो आप गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे क्या? वही तो बात है ना। वो कलेक्टर एसपी को आप चेतावनी अधिकारियों को दे रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वहां पर। नहीं होता है। गणेश जी ने बहुत विस्तार से बताया कि चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके से होती है आजकल। मैं रमेश जी का ही रुख करना चाहूंगी। उसके बाद भी जीतू पटवारी जी ने जो बोला है उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई ऐसी वहां क्या क्रिया हुई है जो प्रतिक्रिया करनी पड़ रही है इतनी कठोर कि हम देख लेंगे, मैं हिसाब कर दूंगा, मेरा नाम जीतू पटवारी। वही चीज समझिए जितेंद्र जी, समझिए कि देखिए जो बयान है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि उसका विरोध आखिर हो क्यों रहा है। अगर आप उस बयान को पूरा ध्यान से सुनेंगे, आप चाहे तो हम रिप्ले भी करवा सकते हैं आपके लिए, उसको आप सुनेंगे, एक बार सुन लीजिए, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए, प्लीज प्ले कीजिए। थाने टीआईएसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना, मैं प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी बनी तो सरकार आएगी जाएगी, चुनाव होंगे चले जाएंगे, पर आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा कर्मचारियों की जिसने हरदारमिता की। सुना आपने जितेंद्र जी, क्यों हम इसका विरोध कर रहे हैं? शब्दों का चयन मैंने सुना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि चुनाव हमारे पक्ष में कराइए, उन्होंने निष्पक्ष हो उससे क्या समझे? देखिए दूध का जला मठिया को भी फूक फूक के पीता है। हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन केस, जिला पंचायत केस, अरे वो हाईकोर्ट में गया ना मामला, अभी उसको अभी देखिए, अभी यहाँ बयान, यहाँ पर बयानों की बात हो रही है। रमेश ठीक है जितेंद्र जी, आप अपना पक्ष, आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि शब्दों का चयन गलत था। नहीं, मैंने सुना आपकी बात। देखिए आप उस चीज को बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं, ये सही नहीं है। जो गलत है उसको गलत बोलिए। निष्पक्ष कहा है तो मुझे लगता है, बताइए आप, उन्होंने तो क्या जिंदगी बर्बाद कर देंगे अधिकारियों की? ये कौन सा शब्द है? ये कौन सा रिएक्शन है? सृष्टि, आप उनके शब्दों पे गौर करिए। मैंने शब्दों को लेकर ही बोला है। रमेश जी, मैं आपको रुकना चाहूंगी, प्लीज कल्पेश जी, जितेंद्र जी कोऑपरेट कीजिए प्लीज। तो क्या होना चाहिए आप बताइए?
हाँ नहीं ठीक है, चुनाव आपके नहीं है, अपने निष्पक्ष तर्क तो हो क्या सकते हैं। होगा? जितेंद्र जी आप जस्टिफाई कीजिए। रमेश जी आपका फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं इस पर, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो इस तरह से बार बार चुनाव होते हैं और हम कई बार देखते भी हैं कि जो नेता होते हैं वो मंच से अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आते हैं और बार बार इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं। कितना सही है ये? क्योंकि देखिए हम उम्मीद करते हैं सरकार और प्रशासन मिलकर साथ में काम करे, लेकिन बार बार ऐसा होता है कि नेता जब मंच पर पहुंचते हैं तो इस तरह से धमकी देते हैं अधिकारियों को, जो बेहद ही गलत है। निश्चित रूप से ये बहुत अनुचित है। मान करके चलिए कि मेरी दृष्टि में 99% कर्मचारी और अधिकारी सब निष्पक्ष सरकार के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज एक राजनीतिक दल है, कल को दूसरा राजनीतिक दल है। अंतर केवल इतना पड़ता है कि जो आज दतिया कलेक्टर है वो कल हो जाएगा उमरिया कलेक्टर हो जाएगा विदिशा कलेक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं होता। छोटा सा उदाहरण, मैं ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ अशोक बर्णवाल जी का। अशोक बर्णवाल जी शिवराज की भी सीएम सेक्रेटरिएट में रहे, कमलनाथ जी के भी सीएम सेक्रेटरिएट में रहे और मोहन यादव के भी कमलनाथ सीएम सेक्रेटरिएट में रहे। मुझे आप बताइए, सरकार बदल गई, सीएम बदल गई, लेकिन अधिकारी तो वही रहा। ठीक बात इस है। समय के मंत्रिमंडल में देख लीजिए कितने ही मंत्रियों के स्टाफ में, पीए में ऐसे कर्मचारी हैं जो कमलनाथ जी की कैबिनेट के मंत्रियों में भी रहे। शिवराज जब मुख्यमंत्री थे उनके मंत्रियों की कैबिनेट के कितने ही कर्मचारी कमलनाथ की कैबिनेट के मंत्रियों में भी रहे। तो कुल मिलाकर के कर्मचारी अपने ढंग से काम करते हैं और निष्पक्ष होकर के काम करते हैं। 1% 2% गलतियां हो सकती हैं, तो कुल मिलाकर के, लेकिन इस तरीके की धमकी देना, ये तो डांट टाइप धमकी हुई कि जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो अगर उसको यूं भी कह सकते थे कि बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया में काम करेंगे, तो इस वक्त देश संविधान से चलता है, किसी की लाठी से काम नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की भाव भाषा से बचना चाहिए। अब 2-4 दिन तो और चुनाव प्रचार के बने, कल परसों से चुनाव पार्टियां रवाना हो जाएंगी। कुल मिलाकर के इस तरह की भाव भाषा से बचना चाहिए। और अगर भाव भाषा ना होती तो अपन उस पर आपत्ति क्यों करते? तो और वो भी ऐसे वरिष्ठ नेताओं को। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रमेश जी, और यही पॉइंट हमने पहले भी उठाया था, मैंने और आपने, कि देखिए जब वरिष्ठ नेता इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो बेहद ही चिंताजनक है। आप प्रचार कीजिए, आप प्रसार कीजिए, आपको हो सकता है चुनाव आयोग से प्रॉब्लम हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तमाम चीजें ठीक है, वो आपके हो सकते हैं फैक्टर्स, लेकिन शब्दों का चयन बहुत मैटर करता है। और यहाँ पर जो जीतू पटवारी ने शब्दों का चयन किया वो बेहद ही गलत है। इसके पहले हमने देखा था नरोत्तम मिश्रा ने भी इस तरह का बयान दिया था जिसको लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था, और वो भी कहीं ना कहीं गलत था, ये भी गलत है। दोनों ही जस्टिफाई नहीं किए जा सकते और उम्मीद करते हैं कि आगे से इस तरह के बयान हमें सुनने ना मिले। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कल्पेश जी आपका बहुत धन्यवाद, जितेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है, प्रचार प्रसार अंतिम मोड़ पर है और उसको लेकर नेताओं के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, नेताओं की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उस पर भी लगातार चर्चा बनी हुई है। हालांकि हाल ही में जीतू पटवारी का ये बयान ने अब सियासी पारा और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।